नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी पर। मैं हूं आपके साथ जो है बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में देहरादून सचिवालय में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में कुल 33 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। उत्तराखंड क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को मंजूरी दी गई और इसी के साथ नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में 245 पदों की स्वीकृति भी दी गई है। प्रदेश के समग्र विकास से जुड़ी कई योजनाओं पर भी इस बैठक के दौरान विचार किया गया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व के लिए धन्यवाद भी दिया है। तो देहरादून में कैबिनेट बैठक का आयोजन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में, जहां 33 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कई अहम चीजों को लेकर बातचीत और चर्चा की गई है। और देहरादून में अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर अहिल्या स्मृति मैराथन का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मैराथन को हरी झंडी दिखाए। सीएम खुद भी बच्चों के साथ दौड़ते नजर आए। इस आयोजन में बड़ी संख्या में बच्चों, युवाओं और महिलाओं ने हिस्सा लिया। विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। बीजेपी नेताओं ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य अहिल्याबाई होलकर के जीवन से लोगों को परिचित कराना और फिट इंडिया मुहिम को आगे बढ़ाना है। तो ये तस्वीरें जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बच्चों और युवाओं के साथ दौड़ते हुए नजर आए। इस दौरान सुरक्षा की बात करें, पुलिस के जवान भी तैनात रहे और इस मैराथन में कई लोगों ने शिरकत की है। देखिए, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी का बहुत बड़ा योगदान है। नई पीढ़ी भी उनसे प्रेरणा ले। वो केवल एक राज्य की रानी नहीं बल्कि भारत की संस्कृति को जन जन तक पहुँचाने वाली थी। आज के समय में उनका स्मरण हर रूप से हो रहा है। 300 वर्षीय जयंती है और 300 वर्षीय जयंती में इस पुण्य आत्मा को समाज के हर वर्ग तक और उसमें खास तौर पर युवा वर्गों के बीच में भी उनकी पहचान और दृष्टि के साथ ये कार्यक्रम आज पूरे स्थान पर हुआ। माननीय मुख्यमंत्री आज कार्यक्रम में आए थे। मैं हमारी जो महानगर की इकाई उसको बधाई देता हूं और बड़ी संख्या में बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया, युवाओं ने प्रतिभाग किया, मातृशक्ति ने प्रतिभाग किया और ऐसे जो 65 साल से ऊपर के भी जो वरिष्ठ नागरिक थे उन्होंने प्रतिभाग किया। ये इस बात का संकेत है कि रानी अहिल्याबाई होलकर के स्मरण को आज भी चिरंजीवी रखने के लिए कार्यक्रम सब जगह हो। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लगातार फिट इंडिया, खेलो इंडिया, लगातार युवाओं को प्रेरित करने जैसे मुहिम लगातार चलाई गई है और आज की जिस मैराथन में आप आए हैं, ये मैराथन देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती का अभियान अपने देश के अंदर चल रहा है। उसी निमित्त आज भारतीय जनता युवा मोर्चा देहरादून के द्वारा ये मैराथन का आयोजन किया गया था। आपने देखा किस तरीके से अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन पर, चरित्र पर, उनके कृतित्व पर उन्होंने क्या क्या काम उस समय 300 साल पहले जन्मी एक ओबीसी परिवार की रानी ने किस तरीके से सुशासन। और धर्मनगरी हरिद्वार में बीते एक दशक में अवैध झुग्गी बस्तियों की संख्या लगातार बढ़ी है और इनमें हजारों लोग बिना किसी सत्यापन के रह रहे हैं, जो न सिर्फ सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं बल्कि कई इलाकों में ये बस्तियां अनैतिक गतिविधियों का अड्डा भी बनती जा रही है। और हाल ही में सत्यापन अभियान के दौरान कई संदिग्ध और एक बांग्लादेशी महिला के मामले में प्रशासन को सतर्क कर दिया गया है और हरिद्वार डीएम ने शहरी और ग्रामीण इलाकों में अवैध बस्तियों के सत्यापन के लिए कमेटी भी गठित की है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का आरोप है कि वोट बैंक की राजनीति के चलते इन बस्तियों को संरक्षण मिल रहा है, जो आने वाले समय में शहर की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। निश्चित तौर पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऐसे सभी व्यक्ति जो बॉर्डर एरिया में निवास करते हैं या झुग्गी झोपड़ी में निवास करते हैं, सब्जी वाले हैं, ठेले वाले हैं, फड़ वाले हैं, इसमें कोई अवांछित तत्व ना हो या कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो इस स्टेट का रहने वाला ना हो या कोई अवैध कार्यों में लिप्त हो, उसके सत्यापन के लिए टीमें बनाई गई हैं। तो इसमें प्रत्येक तहसील में एक टीम बनाई गई है और प्रत्येक नगर निकाय में भी एक टीम बनाई गई है और उनके द्वारा लगातार सत्यापन किया जा रहा है। इस टीम में वहाँ के उपजिलाधिकारी हैं, वहाँ के सीओ हैं, उसके अलावा प्राधिकरण के लोग भी हैं और अन्य विभागों के लोग भी हैं,
ताकि उनके राशन कार्डों का सत्यापन हो सके, उनके आधार कार्ड का सत्यापन हो सके। तो अगर कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से हमारे जनपद में रहता है, राज्य में रहता है, तो हमारे संसाधनों पर उससे अनावश्यक जोर पड़ता है। ऐसी दशा में हमारे सत्यापन का उद्देश्य ये भी है कि जो हमारे संसाधन हैं हमारे लोगों के लिए उपयोग हो, और कोई भी अवांछित व्यक्ति उसका उपयोग न कर पाए। तो इसके पीछे सीधे सीधे पहले तो नेता लोग हैं जो अपने वोट बैंक के चलते इनको रखते हैं लेकिन उस पर काम कौन करता है? राशन कार्ड कौन जारी करता है? आधार कार्ड कौन जारी करता है? बिजली का कनेक्शन कौन देता है? पानी का कनेक्शन कौन देता है? ज़मीन किसकी है? पहली विषय तो ये है कि जो ज़मीन के जो जिलेदार हैं, सिंचाई विभाग की भूमि अधिकतर भूमि है, नगर निगम की भूमि है, इनके इंस्पेक्टर क्या करते हैं? सिंचाई विभाग के जो जिलेदार हैं वो क्या करते हैं? तो यह लोग उनसे पैसा लेते हैं और बसा देते हैं। आपको यह भी उत्तरकाशी के मोरे विकास खंड के धारा गांव में भेड़ बकरियों में अचानक फैली अज्ञात बीमारी ने अब लोगों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले कुछ दिनों में 15 से 20 पशुओं की मौत हो गई और पशुपालन विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मौके पर अलग अलग टीमों के साथ जांच और इलाज का काम शुरू कर दिया है। पशु चिकित्सा अधिकारी एचएस बिष्ट ने बताया कि बीमार पशुओं से सैंपल जांच के लिए भेजे जा चुके हैं और अभी तक 476 पशुओं का इलाज भी किया जा चुका है। विभाग की टीमें कासला राला सहित आसपास के अन्य गांवों में भी सक्रिय हैं। विभाग ने कहा कि जल्द ही पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए व्यापक टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। ग्राम प्रधान रणदेव सिंह पवार ने भी बताया कि विभाग की टीमें लगातार गांव में रहकर पशुओं का उपचार कर रही है और इस बीच कई स्थानीय किसानों की भेड़ बकरियां इस बीमारी से जो है प्रभावित हो चुकी है, जिससे ग्रामीण चिंतित है। अब प्रशासन की निगरानी और इलाज से ही स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में आ पाएगी। नेटवाड़ मोरी क्षेत्र से पिछले एक सप्ताह में कुछ भेड़ों में बकरियों में बीमारी की सूचना मिली थी, जिसको स्थानीय लेवल पे जो नेटवाड़ क्षेत्र में हमारे पशुपालन विभाग की जो टीमें हैं उस पर काम कर रही थी। लेकिन कुछ गांव जैसे धारा, इसमें अचानक तो सूचना मिली कि काफ़ी पशु एक साथ बीमार हो गए हैं। तो धारा में फिर तब हमने जो हमारे 1962 की टीम है, पशुपालन विभाग की जो नेटवाड़ की टीम है, हम लोगों ने वहाँ पे जाकर देखा तो लगभग वहाँ 150 के आसपास पशु, 100-150 के आसपास पशु जो थे जो बीमार वहाँ पे उसमें पाए गए थे। उसमें उन पशुओं का फिर तब ट्रीटमेंट किया गया, सैंपल लिए गए, उनके सैंपल जो जांच के लिए भेजे जा चुके हैं और पशुओं के अंदर निमोनिया और दस्त के जैसे लक्षण आ रहे हैं उनके अंदर, उन बकरियों के अंदर। तो लगभग सभी बकरियों का धारा क्षेत्र में एक और टीम भेज के 3 टीमों ने लगातार काम किया पिछले एक सप्ताह के अंदर से 22 तारीख से, लेकिन अब धारा में स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में है। उसके बाद कांसला और राला से भी कुछ हम लोगों को सूचना मिली थी कि कुछ पशु बीमार हैं, तो 2 दिन से वहाँ भी लोग हमारे कांसला और राला में हैं। वहाँ पर किसी प्रकार की मृत्यु की सूचना नहीं है, लेकिन पशु बीमार है वहाँ पर, उनका भी उपचार किया गया। वहाँ से भी कुछ सैंपल लिए गए हैं, उन सैंपलों को यहाँ से पशु को भेजा जाएगा जाँच के लिए। जो अब तक सूचना है उस सूचना के हिसाब से लगभग 476 के लगभग पशुओं का अब तक नेटवाड़ मोरी क्षेत्र से पिछले एक सप्ताह में कुछ भेड़ों में बकरियों में बीमारी की सूचना मिली थी, जिसको स्थानीय लेवल पे जो नेटवाड़ क्षेत्र में हमारे पशुपालन और विकास नगर के जौनसार भवन में जौनसार पावर क्षेत्र के राशन डीलरों ने खाद्य विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। डीलरों का कहना है कि कोरोना काल से अब तक कई महीनों का भाड़ा नहीं दिया गया है और इसको लेकर वे पहले ट्यूनी, चकराता और कालसी में उप जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं किया गया। और इसके साथ ही डीलरों ने खाद्य विभाग द्वारा दी जा रही मशीनों का भी विरोध किया, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में ना इंटरनेट सही है और ना ही बिजली की व्यवस्था, जिससे मशीनें बेकार साबित हो रही हैं। हमारे नारेबाजी का कारण यह है कि हमने कई वर्षों से 2020-21 हम विभाग से मांग कर रहे हैं कि हमारा भाड़ा, लाभांश परिवहन भाड़ा दिया जाए, लेकिन विभाग इस पर अनदेखी कर रहा है। हमारे जौनसार बावर के 7 गोदामों के लिए जो हमारा 2021-22 का कोविड का भाड़ा और लाभांश आज तक नहीं दिया गया। 7 महीने का 2021-22 का भाड़ा है वो नहीं दिया, 5 महीने का 2024-25 का है वो भी आज तक नहीं दिया गया, और पूरे प्रदेश में अन्न महोत्सव का पैसा दिया गया वो भी हमारे जौनसार बावर का पैसा नहीं दिया गया, और आंगनबाड़ी का 1 वर्ष से हमको भुगतान नहीं किया गया। एमडीएम स्कूलों का राशन ले जाते हम लोग, उसका जो पूर्व में जब होम डिलीवरी नहीं हुई थी तब भी हमने खुद अपने पैसे से पहुंचा, वो आज तक भुगतान नहीं हुआ। तो हम कई बार खाद्य मंत्री से मिल गए, खाद्य सचिव से मिल गए, और डीएम साहब को भी कॉफी दी हमने, उप जिलाधिकारी को। अभी हमने पूरे 7 गोदामों ने
तहसील त्यूनी, तहसील चक्रोदा, तहसील कालसी में ज्ञापन दिया है कि जब तक हमारा भुगतान नहीं होता, जब तक हमारे समस्याओं का समाधान नहीं होगा, हम राशन उठान नहीं करेंगे। लेकिन उसके उपरांत विभाग ने अब नई स्कीम ले आई है कि ई पॉज मशीन, कि आपको ई पॉज मशीन लेनी है। हमने उसके लिए भी अपने क्षेत्र विधायक के पास भी गए थे, उनके पास भी लिखित दिया है कि हमारे पास भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए नेटवर्क की सुविधा नहीं है, नेटवर्क नहीं आते। आज जो मशीनें दी गई उसमें इलेक्ट्रॉनिक कांटे भी साथ में दिए गए, उसमें अगर नेटवर्क नहीं तो हमारा मशीन काम नहीं करेगी। दूसरा, हमारा पर्वतीय बढ़ते आगे, देहरादून में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई। एफटीए टीम ने भंडारी बाग क्षेत्र में छापेमारी कर 500 किलो की बात करें तो मिलावटी पनीर जो है वो जब्त किया और यह पनीर खुले में और बेहद अस्वच्छ हालत में मिले। प्लास्टिक के बोरियों में इसे ढोया जा रहा था। वहीं जांच में इसे मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाया गया। कार्रवाई जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष सयाना और रमेश सिंह की अगुवाई में की गई। टीम ने वाहन को रोककर तलाशी ली और पनीर जब्त कर आगे की जांच शुरू कर दी है। नारायणबगड़ के जीआईसी सभागार में भारतीय भाषा समर कैंप की शुरुआत हो चुकी है। 7 दिनों तक चलने वाले इस विशेष कैंप में छात्र छात्राएं अनुवाद के जरिए भारतीय भाषाओं को जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि दिलीप सिंह नेगी और पीईओ प्रतिनिधि नीरज बिस्ट की मौजूदगी में मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित के साथ ही इस आयोजन की औपचारिक शुरुआत की गई। कैंप के पहले दिन नारायणबगड़ और हरमणी के छात्रों ने सरल हिंदी वाक्यों को कुमाऊनी भाषा में अनुवाद करना सीखा। फ्लैश कार्ड के जरिए बच्चों ने न सिर्फ शब्दों को पहचाना बल्कि उन्हें स्थानीय बोली में बोलने का अभ्यास भी किया। देशभक्ति नारों का कुमाऊनी में अनुवाद बच्चों के लिए खासा रोमांचक रहा। बीआरसी दर्शनगिरी ने इसको लेकर जानकारी दी और कहा कि ये कैंप अलग अलग सत्रों में पूरे हफ्ते चलेगा, जिसमें बच्चों को देश की विभिन्न भाषाओं से जुड़ने और उन्हें समझने का अवसर मिलेगा। उनका कहना है कि आज के समय में भाषाई विविधता को समझना और सम्मान देना बेहद जरूरी है और यही इस कैंप का मुख्य उद्देश्य भी है। छात्र भी इस कैंप में काफी रुचि दिखा रहे और पूरे जोश के साथ हर गतिविधियों में हिस्सा भी ले रहे। यह आयोजन न केवल भाषा का ज्ञान का अवसर है बल्कि बच्चों में सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ाने की दिशा में भी सराहनीय पहल है। 12वीं का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय इंटर कॉलेज नारायणबगड़ है। हम आज यहाँ पर समर कैंप के उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए। हम यहाँ पर समर कैंप में अनेक प्रकार की भाषाएं, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी और भी अनेक भाषाएं सीखेंगे और ये कैंप लगभग 7 दिन का चलेगा। ये आज 27 तारीख से 2 तारीख तक का ये कैंप संचालित है। हम यहाँ पर कुमाऊनी भाषा सीखेंगे। अगर गढ़वाली कुमाऊनी भाषा सीखेंगे, अगर हमें कभी भविष्य में अगर कुमाऊँ की ओर जाना पड़े तो हमें ऐसा ना लगे कि हम अलग हैं। साथ ही जो समर कैंप चल रहा है ये 27 मई से 2 जून तक चलेगा और हमारे विकासखंड में 2 विद्यालय इसमें चयनित हैं। हमारे विकासखंड नारायणबगड़ के GMI नारायणबगड़ में कुमाऊनी भाषा को चयनित किया गया है, जबकि सनकोट में संस्कृत भाषा को इसमें चयनित किया गया है। बच्चे वहाँ पे संस्कृत सीखने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ पे तो आज हमारा प्रथम दिवस था जिसमें उद्घाटन सत्र में बच्चों के द्वारा अपना परिचय संस्कृत भाषा में दिया गया। संस्कृत भाषा और उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पूरे जोश खरोश से जारी है और अब तक लाखों श्रद्धालु इस पवित्र स्थल के दर्शन भी कर चुके हैं। लेकिन इसी बीच कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा महरा दसौनी ने चारधाम यात्रा में मौजूद अव्यवस्थाओं को लेकर गंभीर चिंता जताई और उन्होंने बताया कि बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र जय ने भी इस समस्या को उजागर किया और इसे लेकर पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे को जिम्मेदार ठहराया। वहीं इस मामले में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने साफ किया कि चारधाम यात्रा पूरी तरह से सुखद और व्यवस्थित तरीके से चल रही है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर यात्रा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति उचित माध्यम से अधिकारियों को अपनी समस्याएं बता सकता है, लेकिन यात्रा सुचारू रूप से चल रही है और सभी अव्यवस्था जो है बात करें तो पूरी तरह से दुरुस्त है और ऐसे में चारधाम यात्रा को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद जारी है। लेकिन यात्रियों के लिए यह समय श्रद्धा और सुरक्षा के साथ अपने पावन तीर्थों का लाभ उठाने का है।
बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहती हूँ अजेंद्र अजय जी से कि जब आप बीकेटीसी के अध्यक्ष थे तो कौन सा यहाँ चाक चौबंद थी व्यवस्थाएं। हमने व्यवस्थाओं को ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए देखा है। हमने अव्यवस्थाओं पूरी तरह से चरमरा गई थी पिछले वर्ष तो चार धाम यात्रा, और कोई संख्या बाहर नहीं निकल पाई, कोई भी आंकड़ा सामने नहीं आ पाया। तो आप अपने रहते हुए तो व्यवस्थाओं को सुधार नहीं पाए। अब कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन लग रहा है, ये बौखलाहट लग रही है कि कोई दूसरा अध्यक्ष बन गया है तो आप अव्यवस्थाओं की ओर इंगित कर रहे हैं। लेकिन हाँ, हमारा हाल ये हो गया है कि आसमान से गिरे हैं और खजूर में अटके हैं। पहले आप माशाअल्लाह थे और अब जो है हेमंत द्विवेदी के बनने से तो सुभान अल्लाह जैसी स्थिति हो गई है। देखिए, इस समय जो यात्रा चल रही है वो यात्रा प्रभावशाली यात्रा के रूप में कह सकते हैं। बीच में जब पहलगाम की घटना हुई उसके बाद निश्चित रूप से दिक्कतें आई थी। अभी यात्रा अच्छे रूप में चल रही है। ये ठीक है कि किस अधिकारी को किस रूप में उसको संज्ञान लेना चाहिए, मुख्यमंत्री का विषय। महेंद्र भट्ट, अजेंद्र अजय और तुम्हारे कोई भी व्यक्ति किसी अधिकारी को संज्ञान लेने के लिए दायरे के अंदर ही कह सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और यात्रा हमारी बहुत व्यापक। बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहती हूँ अजेंद्र अजय जी से कि जब आप बीकेटीसी के अध्यक्ष थे तो कौन सा यहाँ चाक चौबंद थी व्यवस्थाएं। हमने व्यवस्थाओं को ताश के पत्तों की तरह। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह जुलाई महीने तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आयोजित करे, और ऐसे में माना जा रहा है कि राज्य में जुलाई के अंत तक पंचायत चुनाव संपन्न हो सकते हैं। और इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि चुनाव आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए वोटर लिस्ट जारी कर दी है। भाजपा के कार्यकर्ता अब गांव-गांव जाकर उन वोटरों के नाम लिस्ट में जोड़ने का काम करेंगे जो अभी भी छूटे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है और भाजपा के कार्यकर्ता हर पंचायत सीट पर चुनाव लड़ेंगे। इस बार पंचायत स्तर पर भी बीजेपी को बड़ी जीत मिलने की उम्मीद है। देखिए, हमने कार्यक्रम दे दिया है। अभी वोटर लिस्ट पंचायत ने जारी की है। उस वोटर लिस्ट में जिनके नाम नहीं चढ़े हुए हैं, हमने कार्यकर्ताओं से कहा वो नाम चढ़ाएं। बहुत जल्दी हम पंचायत परीक्षाओं की टोली भेजने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रत्येक ग्राम पंचायत में अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाएगी। हर पंचायत में हमारा प्रधान लड़े। बीडीसी क्षेत्र है, वहाँ पे हम पार्टी कैंडिडेट घोषित नहीं करते, लेकिन हर बीडीसी क्षेत्र में हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़े। और जिला पंचायत में पार्टी जब विधिवत रूप से प्रत्याशी की घोषणा करेगी, सिंबल तो नहीं मिलता है लेकिन विधिवत घोषणा करते हैं। और हम पिछली बार भी अधिकतम पंचायत में जीते थे, इस बार में अधिकतम पंचायत। देखिए, हमने कार्यक्रम दे। रामनगर विधानसभा क्षेत्र के ढिकुली गांव में पेयजल संकट की समस्या बनी हुई है। स्थानीय ग्रामीणों ने सामाजिक कार्यकर्ता अशोक खुलवे के नेतृत्व में जल निगम के अधिशासी अभियंता पल्लवी चौधरी से इस मुद्दे पर चर्चा की। ग्रामीणों ने बताया कि जल जीवन मिशन योजना के तहत गांव में पाइपलाइन तो लगाई गई, लेकिन पानी की सप्लाई अभी तक सुचारू नहीं हो पाई है। विभाग के द्वारा कई लोगों को ₹1 के कनेक्शन बांटे गए और इनके पास पहले से ही पेयजल कनेक्शन थे। इससे पानी की आपूर्ति प्रभावित हो रही है और करीब 150 परिवार इस समस्या से जूझ रहा है। अधिकारियों ने भी स्वीकार किया कि तकनीकी दिक्कतें हैं, जिन्हें ठीक करने के लिए टीम लगातार कोशिश कर रही है। उम्मीद जताई गई कि जल्द ही 1-2 दिन में ग्रामीणों को पेयजल की सुविधा मिल पाएगी। बढ़ते आगे, उत्तराखंड में जमीनों के अंश निर्धारण को लेकर लेखपाल और पटवारी 3 दिन से काम बंद कर हड़ताल पर है। हल्द्वानी लेखपाल संघ के आह्वान पर ये अधिकारी तहसील परिसर में एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज करा रहे हैं और उनका आरोप है कि बिना जरूरी तकनीकी संसाधन जैसे लैपटॉप, प्रिंटर और डिजिटल खतौनियों के डेटा के उन्हें भारी काम का भार थोप दिया गया, जिससे काम करना मुश्किल हो गया है। लेखपाल संघ का कहना है कि इस वजह से अंश निर्धारण करने में देरी हो रही है और गलतियां होने की संभावना और बढ़ गई है, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ता है। और उन्होंने सरकार से न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है ताकि वे अपने काम को सही तरीके से कर सके। संघ ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार और भी कड़े कदम उठाएंगे। प्रशासन पर अब इस हड़ताल का असर कम करने और समाधान खोजने की चुनौती है।
भारत सरकार द्वारा और उत्तराखंड सरकार द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है खातेदारों का अंश निर्धारण, जिसमें कि फार्मर रजिस्ट्री करके प्रोग्राम है। सरकार द्वारा ये कार्यक्रम काफ़ी लंबे समय से चलाया जा रहा है, लेकिन आज दिनांक तक हम लोगों ने पूर्व से ही कई बार मांग करी है कि एक जटिल प्रक्रिया है जिसके लिए हमें पर्याप्त संसाधन दिए जाएं, पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाए और जो इसमें जटिलताएं हैं उसमें शिथिलता के लिए हमें जो भी संसाधन या जो भी आवश्यकताएं वो दी जाए। सरकार द्वारा पिछले 3 माह से कहने के बाद भी कुछ नहीं किया गया, बल्कि अभी कुछ समय पूर्व ही 15 दिन पहले लगभग एक शासनादेश जारी होता है जिसमें कहा जाता है कि 5 गाँवों के एक मुश्त आप अंश निर्धारण के कार्य को पूरा कीजिए, जो कि अपने आप में बहुत जटिल काम और कठिन काम था। सरकार के एक अच्छे कार्यक्रम में ऐसा लगता है सरकार स्वयं परिधा लगाना चाहती है, क्योंकि जो 80 के दशक में या 90 के दशक में जहाँ खरीद फरोख्त हो चुकी है, बहुत ज़्यादा खरीद फरोख्त हो गई है, जिसके लिए हमें पर्याप्त खतौनियाँ चाहिए हैं। रिकॉर्ड रूम में जो उपलब्ध है हमें चाहा गया था कि हमें दिलाई जाए, नहीं दिलाई जा रही हैं और इस कार्य के लिए इंटरनेट और कंप्यूटर का होना नितांत आवश्यक है, जो सरकार ने नहीं दिया है, ना ही कोई प्रशिक्षण दिया है। जबकि पूर्व में जनवरी में जब ये इसका एक आप ये कहिए वर्चुअल हमारी एक मीटिंग हुई थी जिसमें कि हमसे कहा गया था कि हम आपके लिए कंप्यूटर और डाटा की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराएंगे ताकि आप उसको कर सकें, लेकिन सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया। इसीलिए हमारा ये 3 दिवसीय कार्य बहिष्कार हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पे किया गया है और इसके पश्चात भी अगर सरकार नहीं रखती है, जो नहीं रखती है सरकार के काम में, तो इसको फिर जो भी प्रदेश कार्यकारिणी कहेगी। भारत सरकार द्वारा और उत्तराखंड सरकार द्वारा एक कार्यक्रम बढ़ते आगे हरिद्वार से खबर सामने आ रही, जहां विभाग से संबंधित कुल 5 महत्वपूर्ण गतिविधियों पर बैठक आयोजित की गई और बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने सभी विषयों पर संबंधित विभागों के साथ विस्तार से योजना की रूपरेखा पर चर्चा की और इसके साथ ही अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश भी दिए गए ताकि तय योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर की पहाड़ियों के ट्रीटमेंट का काम अब शुरू नहीं हो पाया है अभी तक और 2 साल पहले बरसात के मौसम में हुए लैंडस्लाइड के बाद एक्सपर्ट की कमेटी बनाई गई थी और ट्रीटमेंट के लिए बजट भी जारी किया गया था, लेकिन राजाजी टाइगर रिजर्व की ओर से मरम्मत की स्वीकृति न मिलने के कारण यह काम रुका हुआ है। हर की पैड़ी और बात करें तो इससे लगे ये पहाड़ हाई लैंडस्लाइड जोन में आते हैं और बरसात के सीजन में यहाँ भूस्खलन की घटनाएं आम हो चुकी है और अगर जल्द ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो पहाड़ धड़कने से बड़ा नुकसान भी हो सकता है। मनसा देवी मंदिर के स्लोप पर ट्रीटमेंट के लिए जो कमेटी की रिपोर्ट थी उसके हिसाब से एक शार्ट टाइम रिपेयर वर्क और एक जो है लॉन्ग टर्म जो है वर्क का प्रपोजल गया हुआ है। तो शार्ट टर्म का तो अभी हो गया है सैंक्शन, बट उसमें राजा जी पार्क की अभी जो है सहमति नहीं प्राप्त हो सकी है, इसलिए कार्य शुरू नहीं हो पाया है। दूसरा वाला भी शासन स्तर पर है, उम्मीद है कि शीघ्र ही वो भी प्राप्त हो। पत्राचार राजा जी प्रशासन से पत्राचार भी किया गया है और उनसे वार्ता भी की गई है और उम्मीद है कि शीघ्र। मनसा देवी मंदिर के स्लोप पर ट्रीटमेंट के लिए जो कमेटी की रिपोर्ट थी उसके हिसाब से। और क्या बांग्लादेश में तख्ता पलट होने वाला है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो हैरान कर देने वाले। वो पार्टी जिसने बांग्लादेश को जन्म दिया उसे बांग्लादेश में ही राजद्रोही पार्टी का तगमा दिया जा रहा है और यह सिर्फ राजनीतिक हमला नहीं बल्कि इतिहास में बात करें तो इतिहास के सीने में छुरा घोंपने जैसा है। कट्टरपंथियों से सौदे किए जा रहे हैं, कट्टरपंथी समूह फिर से एक्टिव हो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। They shook the whole country. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अचानक एक संकट भरे मोड़ पर पहुंच गई है। प्रमुख सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के इस्तीफा देने के बारे में विचार करने से जुड़ी खबरें सामने आने के बाद इस सरकार के भविष्य के बारे में अनिश्चितता पैदा हो गई है। फिलहाल राजनीतिक हलकों में सबसे ज्यादा चर्चा इसी सवाल पर है कि आखिरकार प्रोफेसर यूनुस अचानक इस्तीफा देने के बारे में क्यों सोच रहे हैं और सभी सक्रिय राजनीतिक दलों के समर्थन से बनी ये सरकार ऐसे संकट में कैसे फंस गई। ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है और उसने अंतरिम सरकार से समर्थन वापस लेने के संकेत भी दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ सेना प्रमुख जनरल वकार उज़्ज़मा ने सैन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक में चुनाव
रखाइन के लिए एक मानवीय कॉरिडोर के साथ ही मॉब वायलेंस जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की। इनसे जुड़ी खबरें मीडिया में भी आई हैं और इन सब के बीच अंतरिम सरकार और अमेरिका के पपेट मोहम्मद यूनुस ने सरकार के दूसरे सलाहकारों के साथ बैठक में ये बताया कि वो इस्तीफा देने के बारे में सोच रहे हैं। यह बैठक पहले से तय नहीं थी। उन्होंने बैठक में इस बात पर नाराजगी और हताशा जताई कि बाकी दलों के असहयोग और बाधाएं पैदा करने की वजह से उनकी सरकार काम नहीं कर पा रही है। नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी यानी एनसीपी के संयोजक नाहिद इस्लाम, जिसने शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उन्होंने मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की थी। नाहिद इस्लाम के हवाले से ही मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे की खबरें मीडिया तक पहुंची। अब राजनीतिक दल इस स्थिति का अलग अलग ढंग से विश्लेषण कर रहे हैं। बीएनपी का कहना है कि मुख्य सलाहकार के इस्तीफे की खबरें एक तय चुनावी रोड मैप और 3 सलाहकारों के इस्तीफे से जुड़ी उसकी मांगों से ध्यान हटाने के लिए लाई गई हैं। बीएनपी समेत कई दलों के नेताओं का कहना है कि जब सरकार की कमजोरी की वजह से स्थिति संभालने में उसकी विफलता पर सवाल उठता है तो वो इस्तीफे को बाकी राजनीतिक दलों के सामने धमकी या चेतावनी के तौर पर रखते हैं। बीएनपी अक्सर सरकार के खिलाफ एनसीपी के प्रति समर्थन के आरोप लगाती रही है। अब एक बार फिर उसने यह मुद्दा उठाया है। वहीं दूसरी ओर देश में सड़कों पर जुटने वाली भीड़ की अनुशासनहीनता के सवाल पर भी काफी चर्चा हो रही है। विश्लेषकों का कहना है कि कुछ मामलों में भीड़ के जरिए अराजकता पैदा कर राजनीतिक समेत दूसरी मांगों पर दबाव। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़।